नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है एक करके बताएंगे। दोस्तों, भारत में जहर घोलने की पाकिस्तान की चाल हुई नाकाम। 280 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई का था प्लान। तटरक्षक बल ने एटीएस गुजरात संग मिलकर समुद्र में दबोच लिया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी अपडेट, 90 देशों के नेता पहुंचे भारत। पीएम मोदी का बज रहा दुनिया भर में डंका। पीएम मोदी करेंगे इसकी मीटिंग रायसीना डायलॉग में आज होने जा रही है। बड़ी बैठक, 90 देशों के प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। दुनिया भर के माहौल पर होगी चर्चा। तीसरी बड़ी अपडेट, इमैनुअल मैक्रो फिर से बने फ्रांस के राष्ट्रपति। बड़ी खबर निकल के आ रही, पीएम मोदी ने दी फोन करके बधाई। जी हाँ, ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, रशिया पे हो रहा है चौतरफा हमला। ब्रिटेन ने जहां उतार दिए अपने स्पेशल फोर्सेस, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने फाइटर जेट भेजने का किया ऐलान। वहीं आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री पहुंचे हैं इस समय यूक्रेन। तो चौतरफा हमले की तैयारी रसिया पर। अगली अपडेट में बताएंगे, जहां आर्थिक तंगी से बर्बाद पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया आईएमएफ। बेल आउट पैकेज पर लिया गया है बड़ा फैसला। तो एक एक करके आपको बताएंगे दोस्तों। जहां चीन के वीआरआई की काट करेगा भारत का टीडीसी फंड, विदेश मंत्रालय ने किया लॉन्च। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां यूरोप दौरे पर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, मैक्रो से भी करेंगे मुलाकात, तो वो भी बताएंगे। लेकिन देश भर में जो कुछ खबर निकल के आई, सीएम योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद कैसे यूपी में उतरने लगे हैं लाउडस्पीकर, और मस्जिदों और मंदिरों से कैसे लाउडस्पीकर उतरने लगे हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देश की इंडियन आर्मी के लिए भी जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दे, भारत में जहर घोलने की पाकिस्तान की चाल हुई फेल। 280 करोड़ की ड्रग्स सप्लाई का था प्लान। तटरक्षक बल ने एटीएस संग मिलकर दबोचा। पाकिस्तान के मंसूबे हुए पूरी तरीके से फेल। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को सोमवार को बड़ी कामयाबी उस समय मिली जब उन्होंने एक संयुक्त अभियान के तहत पाकिस्तानी नाव को अरब सागर में करीब 300 करोड़ रुपए की हीरोइन ले जाते पकड़ लिया। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से जानकारी दी गई है कि संयुक्त अभियान में भारतीय तटरक्षक बल ने नाव के नौ चालक दल के साथ पाकिस्तानी नाव अल हज को अरब सागर के भारतीय क्षेत्र में करीब 280 करोड़ रुपए की हीरोइन ले जाते हुए पकड़ लिया गया। गुजरात एटीएस की टीम तटरक्षक बल के साथ साझा अभियान में 3 साल में 2170 करोड़ रुपए की अनुमति कीमत पर मादक पदार्थ जब्त कर चुकी है। भारतीय तटरक्षक बल ने बताया है कि तटरक्षक बल ने गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते एटीएस गुजरात के साथ संयुक्त अभियान चलाया और अरब सागर के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी नाव अल हज को पकड़ लिया, और जिसके पास से 280 करोड़ रुपए की कीमत की हीरोइन बरामद हुई है। अल हज जहाज में चालक दल के 9 सदस्य थे, और तटरक्षक बल ने बताया कि जब्त किए गए जहाज की आगे की जाँच के लिए नाव को खजाऊ लाया जा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को दी परियोजनाओं की सौगात। पाकिस्तान को लगी मिर्ची। घाटी के दौरे को लेकर बताया दिया जहरीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के कश्मीर दौरे से मिर्ची लग गई पाकिस्तान को। पड़ोसी मुल्क ने पीएम मोदी की कश्मीर यात्रा और चिनाब नदी पर रतले और क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की आधारशिला रखने पर आपत्ति जताई। उनका दावा है कि ये सिंधु जल संधि का सीधे तौर पर उल्लंघन है। दरअसल 2019 में आर्टिकल 370 के ज़्यादातर प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद पीएम मोदी पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर गए हुए थे, और यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने रतले और क्वाल जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी, और किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर लगभग 5300 करोड़ रुपए की लागत से 850 मेगावाट की परियोजना और उस नदी पर 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है। पाकिस्तान ने क्या कहा वो समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर यात्रा को नकली सामान्य स्थिति दिखाने की चाल करार दिया। विदेश कार्यालय ने रविवार रात एक बयान में कहा कि 5 अगस्त 19 से बाद से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत द्वारा कश्मीर में वास्तविक अनिहित मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक तरीके से कई हताशा प्रयासों को देख रहा है, और उसी में से एक प्रयास मोदी का कश्मीर दौरा है। कश्मीर में शांति की बात कर रहे हैं लेकिन शांति नहीं है, तो ये यानी एक तरीके से शांति की बात कर रहा है। एक और अपडेट, रायसीना डायलॉग की आज हो रही शुरुआत। पीएम मोदी कर रहे उद्घाटन। 90 देशों के प्रतिनिधि भारत ले रहे हैं हिस्सा। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दरअसल रायसीना डायलॉग की आज यानी सोमवार से दिल्ली में शुरुआत हो रही है। भू राजनीतिक एवं भू आर्थिक मुद्दों पर भारत के प्रमुख सम्मेलन के 7वें एडिशन की शुरुआत आज होगी।
रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। रायसीना डायलॉग 2022 में 90 देशों के 210 से अधिक वक्ता भाग लेंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन कमीशन की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा ले रही हैं। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के भीतर किसी विश्व नेता के साथ प्रधानमंत्री की यह दूसरी महत्वपूर्ण बैठक होगी। दरअसल पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन में अपने समकक्ष बोरिस जॉनसन से दिल्ली मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों, यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की थी। रविवार को एक ट्वीट में यूरोपीय यूनियन कमीशन की प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन पर भारत के साथ काम करने के महत्व पर जोर दिया और उन्हें ट्वीट किया कि यूरोप क्लाइमेट न्यूट्रलिटी के रास्ते पर है, लेकिन यूरोप अकेला हमारे ग्रह को नहीं बचा सकता है। इतना ही नहीं, आपको बता दें यूरोपीय यूनियन के देशों से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मुलाकात की है और आज 90 देशों के जो नेता हैं उनको प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे और बैठक में चर्चा होगी। हम चलते हैं और अपडेट। फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों फिर से बने। फ्रांस के राष्ट्रपति मरीन ली पेन को कड़ी टक्कर में हराया। पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा भारत के साथ रिश्ते पहले से और मजबूत होंगे। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन को कड़ी टक्कर में हरा दिया है। मैक्रो लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अभी तक जानकारी के मुताबिक मैक्रो को इस चुनाव में 58% वोट हासिल किए गए हैं। इमैनुअल मैक्रो की जीत के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के एडवाइजरी जारी कर दी है। अमेरिका ने संभावित हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर ये चेतावनी जारी की है। ये चुनाव यूरोप के लिए काफ़ी अहम है। अमेरिका को भी इस चुनाव में नज़र थी। कोरोना महामारी और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच राष्ट्रपति चुनाव में मैक्रो ने उन्हें एक और मौका देने की अपील मतदाताओं से की थी और इस चुनाव में जीत हासिल कर मैक्रो पिछले 20 सालों में लगातार दूसरा कार्यकाल हासिल करने वाले पहले फ्रांसीसी राष्ट्रपति बन गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। वहीं पीएम मोदी ने बधाई भी दी और कहा भारत के साथ रिश्ते जो है वो अच्छे रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर के जरिए बधाई दी है और एक तरीके से उन्होंने कहा है कि इमैनुअल मैक्रो को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई। उन्होंने आगे कहा कि मैं भारत और फ्रांस के रणनीतिक रिश्ते को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने की आशा करता हूँ। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, रशिया पे चौतरफा हमला, ब्रिटेन ने उतारी अपनी स्पेशल फोर्सेज। वहीं अमेरिका फाइटर जेट भेजने की तैयारी पूरी तरीके से कर चुका है। वहीं आपको बता दें नेटो देशों ने भी हथियार देने का ऐलान कर दिया है, यानी अब चौतरफे वार की तैयारी अब होने वाली है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, जहां रूस की शीर्ष जांच एजेंसी ने शनिवार को कहा है कि वो एक रूसी मीडिया रिपोर्ट्स किए गए दावों की जांच करेगी, जिनमें आरोप लगाया गया है कि ब्रिटिश SMS स्पेशल फोर्स के लड़ाकों को पश्चिमी यूक्रेन में तैनात किया गया। दरअसल स्पेशल एयर सर्विसेज एक विशिष्ट मिलिट्री फोर्स है जिसे निगरानी और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। रूस की RI नोवोस्ती न्यूज एजेंसी ने शनिवार को एक रूसी रक्षा सूत्र के हवाले से कहा कि SSA के करीब 20 सदस्यों को लबीब क्षेत्रों में तैनात किया गया है। एक बयान में जांच समिति ने कहा है कि वो रिपोर्ट की जांच करेंगे, जिनमें कहा गया है कि इन्हें युद्ध में यूक्रेनी सेना की मदद करने के लिए भेजा गया है। वहीं ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हम स्पेशल फोर्सेस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि उसने इस साल की शुरुआत में स्थानीय सैनिकों को एंटी टैंक हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने के लिए सैन्य प्रशिक्षकों को यूक्रेन भेजा था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक तंगी से बर्बाद पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आया IMF, बेल आउट पैकेज पर लिया बड़ा फैसला। दरअसल पाकिस्तान में आर्थिक गंभीर हालात बेहद बरकरार है और देश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें, इसी बीच बड़ी खबर निकल के आई जहां पर IMF ने पाकिस्तान को कहीं न कहीं उनके बेल आउट पैकेज और नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए रुका हुआ बेल आउट पैकेज बढ़ा दिया। IMF ने रुके हुए बेल आउट पैकेज के 1 साल बढ़ाने के कर्ज को आकार बढ़ाकर $8 अरब करने पर सहमति जताई, जिनमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली नई सरकार ने इस पर चीन के VRI की काट करेगा भारत का TDC फंड। जी हाँ, विदेश मंत्रालय ने किया लॉन्च। आखिर क्या है TDC
TDC फंड। दरअसल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के लिए भारत ने बड़ी तैयारी कर ली है। विदेश मंत्रालय ने ट्राइलेटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी TDC फंड लॉन्च कर दिए हैं। इसके जरिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट में सरकार निजी सेक्टर की कंपनियों को भी शामिल करने वाली है। इन कंपनियों के साथ मिलकर सरकार भी बड़ा निवेश करेगी। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस फंड के जरिए निवेश किया जाएगा। आपको बता दें कि चाइना ने भी RI प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते यूरोप तक जाने के प्लान बनाया गया है और इसी के तहत वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर भारत ने इतराज भी जताया था। और ये कॉरिडोर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके के साथ मिलकर शुक्रवार को भारत ने इंडिया ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप लॉन्च किया और अब सरकार के TDC फंड का भी हिस्सा ये माना जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है दोस्तों। TDC और TDC कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन के कर्ज से डरे देश को भारत ये नया संदेश देगा कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने को लेकर अब जो हिचक है वो TDC में आप हुए। और TDC कहीं ना कहीं एक तरीके से आने वाले समय में दुनिया के तमाम देशों के साथ जोड़ेगा। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, यूरोप दौरे पर PM मोदी करेंगे राष्ट्रपति मैक्रो से मुलाकात। भारत फ्रांस रिश्तों को मजबूत करने पर होगा जोर। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 6 मई तक यूरोप की यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वो फ्रांस में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कोपेनहेगन में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। मैक्रो के घर एक बार फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल के लिए चुन लिया गया है। ऐसे में PM मोदी के पेरिस जाकर उनसे द्विपक्षीय मुलाकात करने बधाई दे सकते हैं। फ्रांस भारत के सबसे करीबी द्विपक्षीय भागीदारों में से एक है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और फ्रांस के बहुत करीबी राजनयिक और रक्षा संबंध भी हैं। दोनों ही पक्ष महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी एक दूसरे की सहायता करने में इच्छुक रहते हैं। तो दोस्तों ये फ्रांस कहीं ना कहीं फिर से नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। इमैनुअल मैक्रो दोबारा चुने जा चुके हैं। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। जंग के बीच ज़ेलेंस्की ने की US रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और विदेश मंत्री ब्लिंकन से मुलाकात। रूस को हराने के लिए मांगी सैन्य मदद। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से राजधानी कीव में मुलाकात की। युद्ध की शुरुआत होने के बाद से किसी टॉप अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ये पहली यूक्रेन यात्रा है। ज़ेलेंस्की के सलाहकार लक्सी एरेंटियोचो ने यूक्रेन TV पे एक इंटरव्यू में तीनों नेताओं से मुलाकात की जानकारी दी। ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब यूक्रेन ने पश्चिमी मुल्कों से अधिक मात्रा में हथियार की मांग की है। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास में हमले तेज कर दिए हैं और यहाँ उन्होंने यूक्रेनी बलों से कड़ी टक्कर मिली है। पोलोबोक्सी ने कहा है कि हाँ, वे लोग राष्ट्रपति से मुलाकात कर रहे हैं। इस बात की उम्मीद है कि आगे की मदद के लिए बहुत कुछ फैसला हो जाएगा। मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा था कि वो अमेरिकियों से नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं। यह हथियारों और सुरक्षा गारंटी देने को दोनों सूरतों में होना चाहिए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें राष्ट्रपति बाइडेन ने स्वीकारा इजराइल का न्योता। PM बेनेट के साथ बातचीत के बाद ऐलान। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही इजरायली दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों देशों के अधिकारियों ने रविवार को इस बात की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इजरायल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रविवार दोपहर बाइडेन से फ़ोन पर बातचीत की और यरूशलेम में हाल ही में इजरायली और फ़लस्तीनी नागरिकों के बीच हुई संघर्ष के साथ साथ ईरान के बारे में दोनों देशों की साझा चिंताओं पर चर्चा की। और बाइडेन की इजरायल यात्रा को लेकर ये जानकारी दोनों नेताओं की रविवार को हुई बातचीत के बाद आई है। आपको बता दें दोनों के बीच हुई बातचीत के दौरान इजरायल के PM बेनेट ने जो बाइडेन को ईस्टर की शुभकामनाएं दी और उन्हें यरूशलेम में हिंसा तथा उकसावे को रोकने के प्रयासों में जानकारी दी। बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ईरानी मुद्दे पर चर्चा की और इस दौरान दोनों के बीच विशेष रूप से IRGC को US फॉरेन टेरर ऑर्गेनाइजेशन FTO की सूची में हटाने की ईरानी मांग पर बातचीत हुई है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। हूती विद्रोहियों को कैद से आज़ाद हुए 7 भारतीय नाविक 3 महीने। दरअसल यमन से भारत के लिए एक बड़ी राहत वाली खबरें सामने आई हैं। यमन की राजधानी सना में रविवार को 14 विदेशी नागरिकों को रिहा किया गया। इनमें 7 भारतीय नाविक भी हैं जो 3 महीने से हूती विद्रोहियों के कब्जे में थे। ओमान के विदेश मंत्री अल वुसैदी ने यह जानकारी दी है। राजधानी सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। दरअसल भारतीय नाविकों और विभिन्न देशों के कम से कम 7 अन्य लोगों को यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा बंदी बना लिया गया था। विद्रोहियों से 3 महीने पहले संयुक्त अरब अमीरात UAE के एक व्यापारी जहाज को जब्त कर लिया गया था।
ओमानी विदेशी मंत्री अल बुसैदी ने 7 भारतीयों सहित 14 लोगों को रिहाई की पुष्टि की। ओमान के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया और ये पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि कैप्टन कार्लोस डिमाटा मोहम्मद जाशीन खान की बात हुई। हम चलते हैं एक और अपडेट। दुनिया के रक्षा खर्च पर पहली बार $20 अरब पार, ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताबड़तोड़ ऐलान के बाद उतरने लगे मस्जिदों से लाउड स्पीकर। जौनपुर से लेकर झांसी तक हटाए गए मस्जिदों से लाउड स्पीकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश और इस संबंध में गाइडलाइन होने के बाद जौनपुर में शांति से अनाज और जहनमान का इंतजाम करने के लोग खुद जुट गए। लोगों की पहल से पिछले 3 दिनों में जिलों के मंदिरों और मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। पुलिस भी कार्रवाई में जुटी हुई है। अब तक अटाला साहिब पुल समेत करीब 1 दर्जन मस्जिदों और मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे जा चुके हैं। जहां 4 या अधिक लाउड स्पीकर लगे थे, वहां लोगों ने खुद ही पहल करके 2 लाउड स्पीकर कम कर लिए हैं। कई स्थानों पर लाउड स्पीकरों की आवाज़ धीमी की गई है। पिछले 2 दिनों से जौनपुर सीओ सिटी की अगुवाई में कार्रवाई चल रही है। आने वाले त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रखने के मद्देनजर जौनपुर में एसपी सिटी ने धर्मगुरुओं के साथ बैठक की और बैठक में सभी धर्म के लोगों से त्योहार के दौरान आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम रखने की अपील की गई है। योगी सरकार ने धार्मिक स्थलों पर माइक की आवाज़ को परिसर तक ही रखने के आदेश दिए जा रहे हैं और यही कारण है कि दोस्तों अब जगह जगह लाउड स्पीकर उतरने शुरू हो गए हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आई। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप, 60 में से 58 सीटों पर एनडीए को मिली बम्पर जीत, कांग्रेस का नहीं खुला खाता। दरअसल दोस्तों गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है और कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है। गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को क्लीन स्वीप, 60 में से 58 सीटों पर एनडीए को ताबड़तोड़ जीत मिली है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। बीजेपी नेता ने भड़काऊ बयान को लेकर थाने में दी तहरीर। पीएम मोदी को लिए कही थी अब शब्द बातें। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौलाना तौकीर रजा खान ने अपने दिए बयान में घिरते नजर आ रहे हैं। तौकीर रजा के खिलाफ भाजपा नेता ने शहर कोतवाली में तहरीर दी है और इन खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आपको बता दें तौकीर रजा ने पीएम मोदी को धृतराष्ट्र बताया था और भारत में महाभारत की धमकी दी थी। मौलाना के इस बयान से सारे हिंदू संगठनों में रोष फैला हुआ है। सुभाष नगर थाने क्षेत्र के रहने वाले बीजेपी के पंकज पाठक ने शहर कोतवाली में मौलाना तौकीर मियां के खिलाफ तहरीर देते हुए बताया कि मौलाना तौकीर ने 21 अप्रैल को अपने भाषण में बुलडोजर पर बात करते हुए कहा है कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन किसी से संभलने वाला नहीं है। तौकीर ने आगे कहा है कि मोदी सरकार को ये मेरी चेतावनी है। तो इस तरीके के बयान पर उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है। पीएम मोदी के आवास पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती है एनसीपी नेता। अब आप समझिए नया बयान निकल के आया है। यानी महाराष्ट्र को जंगल राज के आंच में ढकेल देने वाले अब पूरी तरीके से बात कर रहे हैं नमाज की, हनुमान चालीसा की। हम चलते हैं एक और अपडेट। सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरे हुए 30 दिन, 1 महीने 30 ताबड़तोड़ बड़े फैसले समझिए। दरअसल आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने के 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 1 महीने के 30 दिन के कामकाज देखिए। कमान संभालते ही मुफ्त राशन योजना का विस्तार कर दिया। इसके साथ दूसरे दिन निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने का ऐलान किया। तीसरे दिन भ्रष्टाचार खिलाफ अभियान किया। चौथे दिन पुलिस के बल की मजबूती की। 5वें दिन 7 से 15 मिनट में रेस्पॉन्स करेगा सिस्टम। 6वें में महिला सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान है। 7वें में जनता दर्शन की वापसी की। 8वें दिन लगातार समीक्षा सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। मुख्यमंत्री ने शरारती स्कूलों का अभियान किया। 10वें दिन यूपी बोर्ड में अंग्रेजी को पेपर लीक होने पर सरकार ने सख्ती दिखाई। ताबड़तोड़ एक्शन 30 दिनों का कामकाज देखा, जहां पर अपराधियों और बाहुबलियों पर बुलडोजर तेजी के साथ चल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रॉपर के अपडेट के